guys, this is Sakshi Arora and welcome to the part 5 of haloalkanes and haloarenes. तो आज हम बात करने वाले हैं haloalkanes and haloarenes की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. तो पहला जो लाइन लिखा है या जो पहला पॉइंट लिखा है वो ये है कि RX प्योर नेचर में कलरलेस होते हैं. RX मतलब हैलोएल्केन्स, एल्काइल हेलाइड्स, ये सब क्या होते हैं? RX का जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, क्योंकि RX की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं. R की जगह कोई भी जो एल्केन है वो आ सकता है, ठीक है, जैसे कि CH3 और X की जगह Cl लगा दिया तो क्या बन गया ये RX CH3Cl या फिर CH3CH2CH2Br, ठीक है. CH3CH2CH2Br क्या हो गया? किसी को नहीं याद आया? ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है. तो इस तरीके से जो RX होते हैं अपनी प्योर स्टेट में वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, ठीक है. जब ये जो आयोडाइड या ब्रोमाइड के कंपाउंड्स होते हैं जब उनको लाइट में एक्सपोज किया जाता है तो उनमें कोई ना कोई कलर आ जाता है, लेकिन जनरली इनके प्योर फॉर्म में ये कलरलेस होते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है वो ये है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज कंपाउंड आर पोलर इन नेचर. मॉलिक्यूल्स, ये जो इन कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कि अगर हम RX ले रहे हैं, मतलब अगर हम CH3Cl ले रहे हैं तो CH3Cl जो है वो पोलर है नेचर में. पोलर का मतलब क्या है कि उन CH3 और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तभी तो पोलैरिटी डेवलप हुई है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसे आया? क्योंकि जो Cl है वो CH3 से ऑब्वियसली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए हुए हैं इन दोनों ने बीच में, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर रखता है. उसके पास एबिलिटी है जिसकी वजह से क्या हो जाता है? पोलर नेचर हो जाता है इन कंपाउंड्स का, ठीक है. तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं. ओके, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है, ये मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, इसको आप चेंज करके मॉलिक्यूलर कर दीजिएगा. तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है इन कंपाउंड्स का वो ज़्यादा होता है देन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन. अगर हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन की बात करें जैसे कि CH4, ठीक है, ये हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, ये हमारा मीथेन है. अभी इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन से अगर हमने ये वाला बना दिया, हमारा एल्काइल हैलाइड बना दिया कोई, जैसे कि CH3Cl बना दिया, तो जो CH3Cl का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो ज़्यादा होगा उस CH4 से, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर 4 H लगे हैं और यहाँ पर 3 H और एक क्लोरीन भी लगा है, और क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होगा? 35.5U, राइट. तो वो उसमें ऐड हो जाएगा. तो इसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर मास है इन कंपाउंड्स का वो ज़्यादा होता है देन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन. ओके, और क्योंकि इनके पास पोलैरिटी भी ज़्यादा होती है और उनका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होते हैं देन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन. मतलब कि अगर CH3Cl को ले लूँ तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो डाइपोल इंटरैक्शन है, वो ज़्यादा होंगे देन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन. अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है इन कंपाउंड में, जैसे कि CH3Cl में ज़्यादा है, तो अगर मैं उसको बॉयल करना चाहूँगी या मैं उसका बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचाऊँगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में आने के लिए, मतलब बॉयल होने के लिए, उसको अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ख़त्म करने पड़ेंगे, तभी तो वो बॉयल हो पाएगा, वो वेपर फेज में जा पाएगा, राइट. लेकिन क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वो ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके बॉयल होगा, जबकि जो CH4 है, क्योंकि उसके बीच में इतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है ड्यू टू लेसर पोलैरिटी एंड जो कम उसका मॉलिक्यूलर मास है, उन दो रीजंस की वजह से, क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. सो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोअल्केन्स आर ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स. और अगर मैं हैलोजन की टर्म्स में बात करूँ कि कौन से हैलोजन के केस में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो अगर हम किसी भी R ग्रुप के साथ I लेते हैं, आयोडाइड बनाते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर Br वाले का होगा, फिर Cl का होगा और फिर फ्लोरीन का होगा. और इन सब में जो R है वो सेम है, राइट. तो अगर R सेम है और सिर्फ हैलोजन के टर्म्स में बात करें तो ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए. ओके, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम ब्रांच्ड चेन लेते हैं एक जगह और दूसरी जगह लीनियर चेन लेते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों में किसका ज़्यादा होगा. अच्छा देखो, अब हम वो कंपाउंड लेंगे जिनका हम ब्रांच्ड और लीनियर, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए, ठीक है. तो मॉलिक्यूलर मास में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर हमने ब्रांच्ड चेन ली, ठीक है, अगर हमने ब्रांच्ड चेन ली तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा लीनियर चेन के कंपैरिजन में. कंपाउंड सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इनफैक्ट हैलोजन एटम भी सेम है, लेकिन किस में डिफरेंस है? ब्रांचिंग और लीनियर में. तो जो लीनियर वाला होगा
उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ही ज़्यादा होगा देन द ब्रांच्ड वन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ये हैलोअल्केन्स एंड हैलोजेन्स की सॉल्युबिलिटी की। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करती हूँ तो जो हैलोअल्केन्स होते हैं ना, देर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी होती है उनकी वाटर में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि जो हैलोअल्केन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, दो जगह हमें एनर्जी लगेगी। कहाँ कहाँ? जो हैलोअल्केन्स के मॉलिक्यूल हैं उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए भी, और दूसरा कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उसमें जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने रिप्रेजेंट कर रखी है HO के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आई गेस आप सबको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में होती है। इन तीनों के बीच में जो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। ठीक है, इसको हम फोन के नाम से भी याद रख सकते हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, उन तीनों के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, तो जो अब हमें जो दो जगह एनर्जी लग रही है, एक इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म करने के लिए और एक इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि जब ये दोनों ब्रेक होंगे तभी तो इनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बनेगा, नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और उस बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत कम होगी। मतलब जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है बॉन्ड तोड़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे। ठीक है, अब क्योंकि कम एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट मीन्स जो कंपाउंड बाद में बन रहा है वो कम स्टेबल है जो कंपाउंड पहले था उससे। ठीक है, इसकी वजह से उनकी जो सॉल्युबिलिटी है किनकी, हैलोअल्केन्स की, वो काफ़ी कम होती है इन वाटर। जबकि अगर मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करूँ तो हैलोअल्केन्स आर मच मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे हैलोअल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अगर हम देखें तो हैलोअल्केन्स की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम ब्रॉडली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे कि पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रहा। दूसरा है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा है रिएक्शन विद मेटल्स। जो पहला है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें एक न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन होगा हैलोअल्केन के साथ। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ठीक है, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्सिस में होंगे, जिसकी हेल्प से वो बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ? R के साथ, RX में से R के साथ। अगर मैं आपको इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो ये होगा, ये NU नेगेटिव प्लस C जिसपे 3 बॉन्ड्स दिखाए हुए हैं और चौथा बॉन्ड X से अटैच्ड है। X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू पोलैरिटी। ओके, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बोथ द एटम्स। पार्शियल नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर हो जाता है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर। फिर जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये X का बॉन्ड तोड़ देता है, X निकल जाता है X नेगेटिव की फॉर्म में, और न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर अटैक कर लेता है और उसके साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बना देता है। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक RX ग्रुप आपको दिखा रखा है, C जिसके पास 3 बॉन्ड्स हैं, 2 पे हाइड्रोजन लगा लीजिए और कोई और ग्रुप लगा लीजिए, और 1 पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, और जो उसका एडजेसेंट कार्बन है उस पर भी 3 बॉन्ड्स हैं, तो वहाँ पे एक हैलोजन उस पर लगा हुआ है। जिस कार्बन पे हैलोजन लगा होता है हम उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके बगल वाला कार्बन भले ही वो यहाँ हो या यहाँ हो वो बीटा कार्बन कहलाया जाता है। रिमेंबर कि जिस कार्बन पे हैलोजन या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उसके एडजेसेंट कार्बन को भले वो कोई भी साइड हो उसको हम बीटा कार्बन बोलेंगे। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो, और अल्फा कार्बन पे जो हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, जो हेलाइड अटैच्ड है, वो दोनों मिलकर निकल जाते हैं, हाइड्रोजन और वो X। ठीक है, तो -HX यहाँ पे HCl जैसे मैंने कर रखा है -HX हो जाता है, और उन दोनों कार्बन के बीच में जो प्रेजेंट है उनके बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। किसमें? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स 2 तरीके से होता है, एक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन होती है और एक में हैलोअल्केन की, एल्केन की फॉर्मेशन। हैलोअल्केन से एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन कैसे होती है कि जो हमारा हैलोअल्केन है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, फिर उसके बाद R मतलब हमारा ये जो एल्काइल ग्रुप होता है वो, उसके साथ मेटल और उसके साथ X जो मेटल उसके साथ रिएक्ट करेगा, वो तीनों मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं और उन तीनों को मिलाकर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपको याद होना चाहिए। ओके, हमारा दूसरा जो रिएक्शन विद मेटल्स है वो वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जो RX होता है, ठीक है,
हमारा हेलो एल्केन जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, और मेटल के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना लेता है, आर आर, मतलब एल्केन बना लेता है प्लस मेटल और एक्स। जैसे कि अगर मानो दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं, लेकिन ये चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि दो मॉलिक्यूल्स लेंगे हम हेलो एल्केन के। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिया 2CH3Cl प्लस मैंने मेटल ले लिया Na, ठीक है, तो मेरे पास जो कंपाउंड लास्ट में आएगा वो क्या आएगा, CH3CH3 मतलब C2H6, मतलब मेरे पास एल्केन आ जाएगा, ईथेन आ जाएगा, प्लस Na मैंने मेटल लिया था और Cl मैंने यहाँ से लिया, तो NaCl मेरे पास मेटल और X की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डिटेल में। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल्स दैट इज़ Nu नेगेटिव जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं, मतलब वो जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा में होता है, ठीक है, या दो एक्स्ट्रा में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का अगर मैं RX के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो रिजल्ट में हमें प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ROH, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देगा X ग्रुप को, तो ROH मिल जाएगा। ROH मतलब हमें अल्कोहल मिल जाएगा, राइट। ऐसे ही Cl नेगेटिव, वैसे तो हम X नेगेटिव की बात कर ही नहीं रहे, लेकिन X नेगेटिव अपने आप में भी एक न्यूक्लियोफाइल है। अगर हमें मानो कि Br लगा हुआ है R पे और हमें Cl लगाना है उसकी जगह, तो हम न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं, जिसमें हम Cl नेगेटिव को यूज़ कर सकते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल और हम RCl की फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट। मतलब वो ये तरीके हैं किस तरीके से जो कन्वर्जन्स में हमारे काम आएंगे, कि अगर मानो उसने हमें दिया हुआ है कि आपके पास अल्काइल क्लोराइड है और आपको उससे अल्कोहल बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, हम NaOH या KOH का रिएक्शन करवा देंगे और OH उसमें एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा और ROH की फॉर्मेशन हो जाएगी, ऐसा होता है। ठीक है, अब जैसे कि मानो हमें ईथर बनाना हो, हमारे पास हेलो एल्केन है लेकिन हमें उससे ईथर बनाना है, तो हम किसका रिएक्शन, NaOR, ठीक है, NaOR का अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो जो OR है, OR डैश, जैसे यहाँ पे R डैश दूसरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो OR डैश अगर यहाँ पे है तो O नेगेटिव, O के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, O जाके अटैक कर लेगा उस R के ऊपर, तो ROR बन जाएगा, मतलब कि ईथर बन जाएगा। ठीक है, अब मानो हमें अमीन बनाना है, 1 डिग्री अमीन, तो हम सीधा NH3 के साथ रिएक्शन करवा देंगे, किसकी, हेलो एल्केन की, तो RNH2 बन जाएगा। RNH2 क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अमीन। और यहीं अगर हमें 2 डिग्री अमीन या 3 डिग्री अमीन बनाना है तो हम उसी हिसाब से अपना न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे, मतलब अगर हमें 2 डिग्री बनाना है तो हम R-NH2 ले लेंगे, अगर हमें 3 डिग्री बनाना है तो हम R-NH R डैश ले लेंगे। ठीक है, तो 3 R ग्रुप हो जाएंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 डिग्री अमीन बन जाएगा, है ना। और अगर 3 डिग्री बनाना तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे अपना न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे। अगर मानो हमें साइनाइड, अब जैसे कि ये CN है, AgCN या KCN, अगर हमने KCN लिया तो जो कार्बन वाला, अब देखो यहाँ पे ना 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं, कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है और नाइट्रोजन के ऊपर भी। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दो तरीक़ों से रेजोनेट, दो स्ट्रक्चर्स के बीच में रेजोनेट करता रहता है, एक में जहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और एक में जहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा है, तो 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हो गए। और ऐसे जो जिनके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो अब एक टाइम में तो वो C के साथ जुड़ जाएगा R पे, मतलब CN, RCN हो जाएगा, जिसको हम साइनाइड बोलेंगे, और दूसरे टाइम में वो N से जुड़ेगा, नाइट्रोजन से जुड़ेगा, नाइट्रोजन आइटम से जब वो जुड़ेगा R पे तो वो RNC मतलब आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ठीक है, तो वो 2 तरीक़ों से जुड़ सकता है, कार्बन आटम के थ्रू और एक नाइट्रोजन आटम के थ्रू। और जो भी न्यूक्लियोफाइल ऐसे जुड़ सकते हैं कि 2 आइटम्स के थ्रू जुड़ सकते हैं, जिनके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं, उनको हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मानो कि हमने NO2 जोड़ना है, NO2 के पास भी 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, वैसे ही नाइट्रोजन के पास भी होता है। अगर ऑक्सीजन के थ्रू R से जुड़ता है, मतलब RON डबल बॉन्ड O, अगर ये फॉर्मेशन होती है तो वो अल्काइल नाइट्राइट कहलाता है। और अगर मानो सीधा नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ जाता है, मतलब RNO2 होता है, तो नाइट्रो एल्केन कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे न्यूक्लियोफाइल्स की। अगली क्लास में हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू नेटवर्क स्कूलिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ और भी समझना है, आप कुछ नहीं समझ में आया है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ, बाय।